कुछ दिन ऐसे ही निकल गए थे। अब तक अमृता और उसके दोस्तों की, आदर्श और उसके दोस्तों के बीच अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। अक्सर सभी लोग कैंटीन में साथ में ही बैठते थे। साथ ही आदर्श अमृता से प्यार भी करने लगा था, लेकिन रागिनी अमृता से जलने लगी थी। रागिनी सुंदर होने के साथ साथ एक अमीर खानदान की एकलौती बेटी थी। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि आदर्श उसे छोड़कर अमृता के पीछे पड़ा हुआ है। अब वह यह कोशिश करने लगी थी कि कैसे अमृता को आदर्श से दूर रखा जाए। रागिनी भी अमृता के ही हॉस्टल में रहती थी। वह वहाँ सीनियर होने का फ़ायदा उठाने लगी थी। वह अमृता को परेशान करने के हर रोज़ नए रास्ते ढूंढ निकालती। कभी खाने का टाइप होने पर वह उन्हें मैस में जाने से रोक देती, कभी उन्हें रात में नींद से जगा देती। साथ में ही सारे जूनियर्स को यह भी हिदायत दे दी गई कि जूनियर्स अब से मेकअप नहीं करेंगे और सीनियर के साथ ज़्यादा बातें भी नहीं करेंगे। सीनियर्स के साथ दोस्ती तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जूनियर सीनियर्स को रिस्पेक्ट देंगे, साथ में जब भी कोई सीनियर्स मिले उन्हें विश भी करेंगे। रागिनी चाहती थी कि अमृता आदर्श से दूर रहे। अब वह आदर्श के भी करीब जाने लगी थी। कभी किसी बहाने तो कभी किसी बहाने आदर्श से बातें करने लगी थी। निधि और तन्वी तो रागिनी को देखकर बहुत चिढ़ते थे। उन्होंने रागिनी का नाम राघु बेबी रखा था। वह दोनों जानते थे कि इसे आदर्श में इंटरेस्ट है। उनके साथ साथ यह बात विकास, तरुण और समीर भी जानते थे, पर आदर्श को इस बात का अंदाज़ा नहीं था। तो वह तो नॉर्मल तरीके से रागिनी से बात करता था। एक लड़का जो कब से अमृता को घूरे जा रहा था, उसे देखकर रागिनी के होंठों पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। रागिनी खुद से ही बोली, चलो अच्छा है, एक और मिल गया अमृता को चाहने वाला। मुझे लगता है मुझे भी इसके साथ मिल जाना चाहिए। हम दोनों साथ में मिलकर आदर्श और अमृता को अलग कर देंगे। अभी से आदर्श और अमृता को अलग करने की इतनी कोशिश होने लगी थी, जबकि अभी तो आदर्श और अमृता एक ही नहीं हुए थे। आदर्श को तो अपने प्यार का एहसास हो गया था, पर अमृता को अभी तक अपने प्यार का एहसास नहीं हुआ था। आदर्श के साथ समय बिताना अमृता को भी अच्छा लगता था। जब उससे महसूस होती थी तो उसकी बहुत याद आती थी, लेकिन वह यह समझ नहीं पाई थी कि वह भी आदर्श से प्यार करती है। वह तो अभी तक आदर्श को सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी। हेलो गाइस, कल मेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी है, तो तुम सबको आना है। अमृता, रश्मि, प्रिया, तुम तीनों को भी आना है, तन्वी बोली। लेकिन मैम, हम तो वहाँ किसी को जानते भी नहीं हैं, हम क्या करेंगे? और फिर हम यहाँ हॉस्टल में रहते हैं तो कैसे? अमृता बोली। मतलब तुम हम सबको नहीं जानती, वैसे तो हमें अपना दोस्त बोलती रहती हो, लगता है मानती नहीं हो। और हॉस्टल की चिंता मत करो, मैं बात कर लूँगी कि तुम मेरे साथ आ रही हो मेरे घर। तन्वी बोली। ओके मैम, हम आएंगे। अमृता बोली। ओके डन, कल शाम मिलते हैं। कल मैं कॉलेज नहीं आ रही हूँ। तन्वी बोली। ओके तन्वी, हम सब कल शाम में मिलते हैं। तुम्हें तुम्हारे घर पर निधि बोली। फिर सभी कॉलेज से अपने अपने घर चल दिए। अमृता और रश्मि भी हॉस्टल की ओर चल दिए। अगले दिन आदर्श और उसके सारे दोस्त तन्वी के घर पहुंच गए थे। प्रिया भी निधि के साथ आ चुकी थी। अमृता और रश्मि अब तक नहीं पहुंचे थे। रागिनी भी अपने मॉम डैड के साथ आई हुई थी। रागिनी रहने को तो उसी शहर में रहती थी, लेकिन उसकी जिद के कारण उसके मॉम डैड ने उसे हॉस्टल में डाला था। रागिनी आदर्श से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आदर्श का ध्यान तो सिर्फ दरवाजे की ओर था। वह अमृता के आने का इंतजार कर रहा था। यह बात रागिनी को भी जरा से भी पसंद नहीं आई। सभी ने अंकल आंटी को एनिवर्सरी विश की। तन्वी प्रिया से बोली, क्या बात है प्रिया, अभी तक अमृता और रश्मि नहीं आई? आने भी वाली है वह दोनों या नहीं? आने वाली तो है, उन्होंने मुझे फ़ोन पर बताया था, आते ही होंगे अभी। तभी सामने से अमृता और रश्मि आते दिखाई दिए। प्रिया दौड़कर उनके पास चली गई। आदर्श की नज़र तो जैसे अमृता पर थम गई थी। उसने वाइट कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था। बहुत सुंदर लग रही थी अम्मू। वैसे तो अमृता को देखकर आदर्श का हमेशा यही हाल होता था। अमृता को देख लेता जैसे फिर उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। अमृता और रश्मि ने तन्वी के मॉम डैड को विश किया। फिर वह आदर्श और उसके दोस्तों के पास चली गई। किसी की नज़रें यहाँ भी अमृता को घूर रही थी और रागिनी उसे तो अमृता पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आदर्श कैसे अमृता को ही देखे जा रहा है, यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। रागिनी की नज़र अचानक उन आँखों पर पड़ी जो अमृता को घूरे जा रही थी। अचानक ही उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। उसने सोचा अभी सही वक्त है अमृता को सबकी नज़रों में गिराने का। जहाँ से अमृता को वह आंखें घूर रही थी, वह भी उस ओर चल दी।
वहाँ कुछ देर उसने उस इंसान से बातें की और फिर वह दोनों ही मुस्कुराने लगे। रागिनी बोली, अब नहीं बच सकती तुम अमृता, और आज के बाद आदर्श तुमसे बात करना तो दूर, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगा। और फिर वह हंसने लगी। फिर मिस्टर और मिसेस मल्होत्रा ने केक कट किया। सभी ने उन्हें विश किया और गिफ्ट्स दिए। मिसेस मल्होत्रा आदर्श से बोली, आदर्श बेटा, आपके मॉम डैड क्यों नहीं आए? उन्होंने आने का बोला था। आदर्श बोला, वो आंटी पापा की एक अर्जेंट मीटिंग आ गई थी और मॉम को भी किसी काम से बाहर जाना पड़ा, इसलिए वह दोनों नहीं आ पाए। उन्होंने आपको सॉरी बोला है और आपके लिए यह गिफ्ट्स भिजवाए हैं। फिर आदर्श अपने मॉम डैड का भेजा हुआ गिफ्ट तन्वी की मॉम को दे देता है। फिर तन्वी के मॉम डैड साथ में डांस करते हैं और भी कपल साथ में डांस करने लगे। तन्वी विकास के साथ और निधि तरुण के साथ डांस कर रही थी। आदर्श वहीं खड़ा था, तभी रागिनी उसके पास आई और बोले, आदर्श क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे? आदर्श ने भी डांस के लिए हाँ बोल दिया और दोनों सब के बीच डांस करने लगे। एक लड़का अमृता के पास आया और वह अमृता से बोला, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे? लेकिन उसने मेरा मन नहीं है कहकर उसे मना कर दिया और वह लड़का वहाँ से चला गया। अमृता रश्मि से बोली, ये रागिनी हमेशा आदर्श सर से क्यों चिपकी रहती है? मुझे तो ये आदर्श सर के साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चिपको कहेंगी। ओए होए, क्या बात है, लगता है हमारी अम्मू को किसी से जलन होने लगी है। तुम कहो तो इसकी टांगें तोड़ दूँ। रश्मि बोली, चुप करो रश्मि, कुछ भी बोलती हो। अब मुझे रागिनी आदर्श सर के साथ अच्छी नहीं लगती, इसलिए बोला, और तुम कुछ भी सोचती हो। पर मन ही मन अमृता आदर्श को भी कोस रही थी, भला इन्हें क्या ज़रूरत थी इसके साथ डांस करने की, और भी बहुत लड़कियां हैं, उनके साथ भी तो डांस कर सकते थे। अमृता रश्मि के साथ खड़ी होकर बातें कर रही थी। फिर प्यास लगने का बोलकर वह पानी पीने एक टेबल के पास चली जाती। वह टेबल पर रखा गिलास उठाकर पानी पी लेती है। रागिनी उसे पानी पीते हुए देख रहे थे और मुस्कुराते हुए अपने पास खड़े लड़के से बोलती है, इसने तो हमारा काम और भी आसान कर दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? वह लड़का बोला। वह देख रहे हो अमृता के साथ हाथ में गिलास, उसमें पानी नहीं ड्रिंक थी। वह सामने अंकल जो फ़ोन पर बातें कर रहे हैं उसकी ड्रिंक थी। वह मैंने देखा था। अंकल को फ़ोन आने पर वह अपनी ड्रिंक का गिलास वहीं छोड़कर फ़ोन पर बात करते हुए साइड में चले गए थे। फिर रागिनी और वह लड़का दोनों ही मुस्कुराने लगे। रागिनी ने इशारे से किसी को बुलाया और उससे कुछ बातें की, फिर उसे जाने के लिए बोल दिया। अमृता बोली, यार यह पानी इतना कड़वा क्यों है? तभी किसी ने उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक डाल दिया। आई एम सॉरी मैम, गलती से आप पर गिर गया, वह आदमी बोला, जिसके हाथ से अमृता की ड्रेस पर कोल्ड ड्रिंक गिर गया था। इट्स ओके, मैं साफ़ कर लूँगी। वॉशरूम किस तरफ है? आप बस मुझे इतना बता दीजिए, अमृता बोली। उस आदमी ने अमृता को वॉशरूम का रास्ता बताया और वह टेढ़ी मुस्कान के साथ वहाँ से चला गया। अमृता वॉशरूम की तरफ जा रही थी, तभी वह आदर्श से टकरा जाती है। उसे अब थोड़ा नशा भी होने लगा था। वह आदर्श से बोली, आप क्यों खंभे की तरह यहाँ खड़े हैं? आपको हमेशा मुझसे टकराना होता है। मैं कहाँ तुमसे टकराया? वह तो तुम ही बिना देखे चल रही थी। आदर्श बोला, मैं बिना देखे चल रही थी, इसका मतलब आप मुझे अंधी बोल रहे हैं? आपको क्या मैं अंधी नज़र आती हूँ? हाँ, आपको तो मैं अंधी ही नजर आऊँगी। आपको तो वह रागिनी सुंदर नजर आती है। अमृता बोली, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? आदर्श बोला, अब आपको मेरी बातें भी बहकी लगने लगी। जाइए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। आप भी क्या याद रखेंगे किस दिलदार से पाला पड़ा है? अमृता बोली, कैसी बातें कर रही हो तुम आज? कहीं तुमने ड्रिंक तो नहीं की? अमृता की हरकतें देखकर आदर्श ने शक भरी नज़रों से उसकी ओर देखते हुए पूछा। तब तक अमृता एक टेबल के ऊपर चढ़ चुकी थी और वहाँ से चीख कर बोली, मेहरबान कदरदान, दिल थाम कर सुनिए मेरी दास्तान। दिल थाम कर नहीं, दिल खोल कर सुनिए। लेकिन आप लोग दिल खोल कर कैसे सुनेंगे? सुनने के लिए तो कानों की ज़रूरत होती है, तो कान खोल कर सुनिए। नहीं नहीं सॉरी, दिल थाम कर ही सुनिए। मिलिए इनसे। वह आदर्श की ओर इशारा करते हुए बोली, यह है हमारे आदर्श सर, इन्होंने मुझे अंधी बोला। क्या आप सबको मैं अंधी नज़र आती हूँ? देखिए मेरी आंखें कितनी बड़ी बड़ी बटन जैसी हैं। नहीं, बटन जैसी नहीं, कितनी सुंदर है, और इन्हें मैं अंधी नज़र आती हूँ। अरे अमृता, तुम अंधी नहीं हो, तुम तो आंधी हो। इस आदर्श को तो अपने साथ उड़ा ले जाओगी तुम। निधि बोली। सब अमृता की हरकतों पर हंसने लगे। तन्वी बोली, लगता है इसने ड्रिंक कर ली है, इसे पिलाया किसने? अमृता ने उसकी यह बात सुन ली थी। वह बोली, हाँ तन्वी मैम, मैंने ड्रिंक किया। वह देखिए उस टेबल पर रखा हुआ था गिलास, मैंने उस गिलास से पूरा एक गिलास पानी पिया। सबकी
नज़र उस टेबल की ओर पड़ी। तभी वह आदमी जिसका वह गिलास था वह बोला, तभी ऐसी हरकतें कर रही है यह लड़की। इस टेबल पर तो मैंने अपनी ड्रिंक रखी थी। आदर्श अमृता को टेबल से नीचे उतारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अमृता है कि उसकी एक भी नहीं सुन रही थी। अमृता बोली, देखिए आज आप मुझे नहीं रोक सकते, आज आपकी एक भी नहीं चलेगी। हमेशा अपने मनमानी करते हैं, मेरी बात तो कभी नहीं मानते। यह कहते हुए वह रोने का नाटक करने लगे। उसकी इस हरकत पर फिर से सब हंसने लगे। कितनी नौटंकी करती हो तुम, अब बस हो गया, अब जल्दी से नीचे उतर आओ, नहीं तो देख लेना अच्छा नहीं होगा। आदर्श बोला, यहाँ भी धमकी, आप कभी नहीं सुधर सकते। अमृता बोली, अमृता एक बार बताओ ना आदर्श कैसे बात करता है। निधि बोली। फिर अमृता आदर्श की नकल करते हुए बोली, कैसे चलती हो तुम, आँख देख कर नहीं चल सकती। अगर इन सीढ़ियों से नीचे गिर जाते तो सारे दांत टूट जाते तुम्हारे। यह वह बड़े ही रौब से बोल रही थी। बस हो गया अमृता, नीचे उतरो, आज के लिए इतनी नौटंकी काफ़ी है। चलो जल्दी से अच्छे बच्चे की तरह नीचे उतर आओ। आदर्श बोला, नहीं मैं नहीं उतरूंगी नीचे। अमृता किसी छोटे बच्चे की तरह जिद करते हुए बोली। तभी आदर्श की नज़र अमृता के कपड़ों पर लगे दाग पर पड़ी। वह बोला, अमृता तुम्हारे कपड़े भी कितने गंदे हो गए, चलो इस दाग को साफ कर लो। अमृता ने अपने कपड़ों की ओर नज़र डाली। फिर वह आदर्श से बोली, मैं वॉशरूम की तरफ ही जा रही थी और देखिए आपके कारण मैं वॉशरूम भी नहीं जा पाई। अब पता नहीं मेरे कपड़ों का दाग छूटेगा भी या नहीं। वह आदर्श से नाराज़गी भरे लहजे से बोली। आदर्श मुस्कुराते हुए बोला, चलो अब तो नीचे उतर आओ। उसकी बात सुनकर अमृता टेबल से नीचे उतर गई और आदर्श के पास जाकर उससे बोली, वैसे सर आप इतने भी खड़ूस नहीं है, मेरे साथ दोस्ती करके आप थोड़े बहुत स्वीट होने लगे हैं। आदर्श उसकी एक इस बात पर मुस्कुरा दिया और अपने मन ही मन सोचने लगा। फिर वह रश्मि से अमृता को वॉशरूम ले जाने को कहता, लेकिन यह तो हमारी अम्मू है, ये कहाँ मानने वाली थी। वह आदर्श से बोली, जब आप चलेंगे मैं भी तभी जाऊंगी। तन्वी बोलती, चलो आदर्श मैं अभी आती हूँ। और फिर वह रश्मि से बोली, रश्मि आज तुम दोनों यहीं रुको, मैं ऊपर तुम्हें कमरा दिखा देती हूँ। रश्मि वहाँ रुकने के लिए मान जाती है। तन्वी अपने डैड को हॉस्टल फ़ोन करके उनके ना आने के बारे में बताने को बोल देती है। उसके पापा भी इस बात पर सहमति जताते हैं। फिर रश्मि आदर्श और तन्वी अमृता को लेकर ऊपर कमरे की ओर चल देते हैं। इधर रागिनी और वह लड़का अपना प्लान फ्लॉप होने के कारण हाथ मलते रह जाते हैं। वह लड़का बोलता है, हमेशा नहीं बच सकती तुम मुझसे, एक न एक दिन तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। ओए होए निखिल, आज तो बड़े हैंडसम लग रहे हो। बन ठन कर गेट के पास खड़े होकर किसी का इंतजार हो रहा है क्या? कॉलेज के गेट से अंदर आते हुए अमृता निखिल से बोली। हाँ देवी जी, आपका ही इंतजार था। निखिल चिढ़ते हुए अमृता से बोला। हाय निखिल। आवाज़ सुनकर अमृता ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने निखिल का दोस्त प्रताप खड़ा था। निखिल ने भी उसे देखकर हाय बोला। हेलो अमृता जी, कैसी हैं आप? प्रताप अमृता की ओर देखते हुए बोला। हेलो सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अमृता ने रूखे अंदाज में बोला। हम भी ठीक हैं, लेकिन हमें देखकर आप खुश नहीं हैं। प्रताप बोला। ऐसा कुछ नहीं है सर, मुझे देर हो रही है, रश्मि मेरा इंतज़ार कर रही होगी क्लासरूम में, मैं चलती हूँ। निखिल और प्रताप को बाय बोलकर अमृता वहाँ से चली गई। अमृता रश्मि और प्रिया के संग कैंटीन में बैठी हुई थी। तभी किसी का फ़ोन आता है। फ़ोन पर बात करते अमृता तो जैसे खुशी से पागल हो गई। रस्सू रस्सू जिसका मुझे 2 सालों से इंतज़ार था, आज वह हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। रश्मि प्रिया असमंजस की स्थिति में अमृता और रश्मि को देख रही थी। वह कभी अमृता को देखती तो कभी रश्मि को। फिर प्रिया बोली, क्या बात है अमृता, किस चीज़ का इंतज़ार था तुम्हें 2 सालों से, और तुम इतनी खुश नज़र आ रही हो, तो जाहिर सी बात है कि कोई बड़ी बात होगी। रश्मि बात तो समझ चुकी थी कि अमृता इतनी खुश क्यों नज़र आ रही है। पिछले 2 सालों से वह हर पल अमृता के साथ ही तो थी, इसलिए उसे यह समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। रश्मि अमृता से बोली, जो मैं सोच रही हूँ क्या वह वही बात है? हाँ रश्मि, अमृता खुश होते हुए बोली। रश्मि अमृता का हाथ पकड़कर गोल गोल घूमने लगी और ज़ोर ज़ोर से चीख कर बोलने लगी, मैं भी बहुत खुश हूँ अमृता, आई एम सो हैप्पी। आज तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। रश्मि यह भी भूल गई कि वह लोग कैंटीन में बैठे हैं और बाकी सब उन्हीं की तरफ देख रहे थे। अमृता बोली, मुझे पता है तुम बहुत खुश हो रश्मि, लेकिन थोड़ा अपने आसपास देखो, सब हमारी ओर ही देख रहे हैं। कहीं यह ना हो कि सब लोग हमें पागल समझें। जिसे जो समझना है समझने दो। आज मैं सच में बहुत खुशी से पागल हो जाऊंगी। रश्मि बोली। प्रिया बोली, कोई कुछ मुझे भी बताएगा, क्या बात है? रश्मि तो बिना तुम्हारे कुछ कहे ही समझ गई, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़
मुझे भी बताओ तुम दोनों इतनी खुश क्यों हो? मैं भी तो तुम लोगों के साथ खुश हो लूँगी थोड़ा। चलो रास्ते में सब बताते, रश्मि प्रिया से बोली और वह तीनों वहाँ से चली गई। इधर आदर्श को अमृता कॉलेज में कहीं नज़र नहीं आ रही थी। आज सुबह से ही आदर्श ने अमृता को नहीं देखा था। आज वह अपने क्लासेस में भी ही बिजी था, तो वह सुबह से अमृता को नहीं देख पाया था। उसने सोचा कि लंच टाइम पर कैंटीन में अमृता से मिलेगा, लेकिन जब वह कैंटीन पहुंचा तो वहां अमृता, रश्मि और प्रिया तीनों नहीं थी। फिर उसने अपने दोस्तों से पूछा, क्या तुम दो लोगों ने अमृता को देखा है? क्या बात है आदर्श बाबू, अब तो अमृता के बिना आपका मन ही नहीं लग रहा है। कभी हम दोस्तों के साथ भी बैठ जाओ, कभी कभी हमसे भी बात कर लिया करो। जब से अमृता से दोस्ती की है आपने, आप तो हम सबको भूल ही गए। निधि आदर्श से मजाक वाले अंदाज में बोली, तुम लोग मेरे हमेशा से दोस्त थे और हमेशा से ही रहोगे। तुम सब के बिना तो मैं सब कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन अमृता दोस्त से भी कुछ बढ़कर है मेरे लिए, आदर्श बोला। अरे वाह आदर्श बाबू, आज आपने यह बात मान ही ली कि अमृता आपके लिए दोस्त से बढ़कर है। विकास बोला, तुम लोगों को नहीं बताऊंगा तो और किसे बताऊंगा? पहले तो मैं खुद ही नहीं समझ पाया था तो तुम्हें क्या बताता, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ इसलिए तुम्हें भी बता रहा हूँ, आदर्श बोला। आदर्श, आज तो हमने भी अमृता को नहीं देखा, हमने तो सोचा था कैंटीन में उससे मिल लेंगे। अमृता को ही क्या, मैंने तो रश्मि को भी नहीं देखा और कॉलेज आने के बाद से प्रिया भी नहीं दिखी। निधि ने आदर्श को देखते हुए बोला, शायद अपनी क्लासरूम में ही होगी वह तीनों, चलो वहीं जाकर देखते हैं। तन्वी बोली, हाँ यार, उसकी नौटंकी के बिना तो मन ही नहीं लगता। अब एक नंबर की नौटंकियाँ अपनी अमृता, चलो अब सब वहीं जाकर देखते हैं, निधि बोली। फिर वह सब वहाँ से चल दिए। उधर रश्मि, प्रिया और अमृता हॉस्टल के सामने खड़े थे हॉस्पिटल के सामने खड़े थे। प्रिया बोली, कुछ तो बताओ यार, तुम दोनों मुझे और हम लोग हॉस्पिटल क्यों आए हैं? रास्ते में बताने का बोला था तुम लोगों ने, लेकिन अब तक कुछ नहीं बताया। इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही हो तुम लोग दोनों? प्लीज़ मुझे सब कुछ बताओ। अरे थोड़ी देर तो वेट कर लो मिस बकबक, अभी तुम्हें सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा। पहले अंदर तो चलो फिर बताते हैं। रश्मि बोली, तुम मुझे बकबक बोल रही हो? मुझे तो लगता है या तुम्हारा और अमृता का नाम होना चाहिए, तुम दोनों ही हो जो हमेशा बकबक करती रहती हो। प्रिया बोली, तो अभी कौन कर रहा है? जब से कॉलेज से निकले हैं तब से तुमने तो मेरा सर खा दिया है। रश्मि अपना मुंह टेढ़ा करते हुए बोली। प्रिया रोने का नाटक करने लगी और फिर बोली, मैंने तुम्हारा सर खाया है? मुझे तो लगता है तुम दोनों मुझे अपने दोस्त मानते ही नहीं हो। एक तो तुम दोनों मुझे कुछ नहीं बताते, ऊपर से मुझे ही बोल रही हो कि मैंने तुम्हारा सर खाया। अरे बस बस प्रिया, इतने नखरे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो अंदर मैं सब बताती हूँ तुम्हें, अमृता बोली। फिर वह तीनों हॉस्पिटल के अंदर चली गई। इधर आदर्श और उसके दोस्तों ने अमृता की क्लासरूम में जाकर देखा, लेकिन वहाँ अमृता, रश्मि और प्रिया वह तीनों ही नहीं थी। फिर वह क्लासरूम के बाहर आकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन उन्हें वह तीनों कहीं भी नहीं दिखी। यह तीनों तो यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रही हैं, पता नहीं कहाँ चली गई हैं। तुम सब रुको, मैं अभी आता हूँ। यह बोलकर आदर्श फिर से अमृता की क्लासरूम में चला गया। वहाँ कुछ लड़के लड़कियाँ बैठे थे। आदर्श ने उससे पूछा, क्या तुम लोगों ने अमृता, रश्मि या प्रिया को देखा है? कुछ देर पहले वह तीनों कैंटीन में थी, लेकिन वह तो हमेशा पहले ही वहाँ से निकल गई थी। फिर जब हम क्लास में आए तो वह क्लास में भी नहीं थी, शायद वह तीनों लाइब्रेरी गई होंगी। एक बात और सर, तीनों बहुत खुश नज़र आ रही थी। रश्मि, वह तो कैंटीन में चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी, आज वह बहुत खुश है। उसमें से एक लड़की बोली। आदर्श वहाँ से अपने दोस्तों के पास चला गया और वह सभी लाइब्रेरी की ओर चल दिए। उन्होंने लाइब्रेरी में जाकर देखा, लेकिन अमृता और उसके दोस्त वहाँ कहीं भी नहीं थे। कहाँ हैं आज यह तीनों? कॉलेज में कहीं नज़र नहीं आ रही थी। निधि बोली, अरे यार फ़ोन करके पूछ लो ना, विकास बोला। आदर्श ने अमृता को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगा। उसने 3-4 बार ट्राई किया, लेकिन फिर भी उसका फ़ोन नहीं लगा। फिर उसने रश्मि को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन भी नॉट रीचेबल आ रहा था। कौन सी दुनिया में जाकर बैठे हैं यार या तीनों तो, जो इनका फ़ोन ही नहीं लग रहा है, आदर्श बोला। उधर अमृता, रश्मि और प्रिया हॉस्टल के अंदर उस कमरे में गई जहां अमृता की माँ को रखा गया था। अमृता की माँ को नहीं जानती थी और उसके माँ के जिंदा होने की बात भी उसे नहीं पता थी। प्रिया के पूछने पर रश्मि और अमृता ने उसे सब कुछ बता दिया। प्रिया पहले इस बात से नाराज़ हुई कि उसे इस बारे में उन लोगों ने कुछ नहीं बताया,
पर फिर रश्मि के समझाने पर वह समझ गई। प्रिया बोली, इतना सब कुछ सहा है तुमने अमृता और अभी भी सह रही हो, लेकिन कभी किसी से कुछ कहा नहीं, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती हो। कौन समझ सकता है कि तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे इतना दर्द छुपा हुआ है। मैं तुम्हारी दोस्त होकर तुम्हारे दर्द को नहीं समझ पाई। कोई बात नहीं प्रिया, तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था तो तुम कैसे समझती। मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया, पर तुम तो समझती हो ना कि मैं मजबूर थी। मैं नहीं चाहती कि माँ के ठीक होने तक यह बात किसी को भी पता चले। अमृता बोली, समझ रही हूँ मैं तुम्हारी बात अम्मू, देखना आंटी जी एकदम ठीक हो जाएंगे। भगवान तुम्हारे साथ इतना गलत नहीं करेंगे और जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है उसे ज़रूर सज़ा मिलेगी। प्रिया बोली। तभी डॉक्टर दीपक अंदर आए और बोले, हाय प्रिया, हाय रश्मि, कैसे हैं आप लोग। हम ठीक हैं डॉक्टर साहब, आप कैसे। अमृता बोली, हम तो बिल्कुल ठीक हैं, हमेशा की तरह। डॉक्टर दीपक बोले, सर आपने फ़ोन पर बताया था ना कि माँ ने कुछ मूवमेंट की है, तो कैसी हैं वह अब। और उसकी बात पूरी होने से पहले बीच में रश्मि बोल पड़ी, डॉक्टर साहब क्या आंटी जी को होश आ रहा था। डॉक्टर दीपक बोले, देखिए रश्मि जी, अभी तक उन्हें होश तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने कुछ मूवमेंट किए थे। उन्होंने अपने हाथ और पैरों की उंगलियां हिलाई थी। मुझे लगता है वह जल्दी ही होश में आ जाएंगे। देखिए अमृता, अब आपको उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना है और ज़्यादा से ज़्यादा बातें करनी। आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, मैं माँ के साथ आपसे खूब सारी बातें किया करूँगी और हम भी अमृता के पीछे ही। रश्मि और प्रिया भी बोली, तो आपकी माँ बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी और वह इस कोमा से बाहर निकल आएंगी। तभी अमृता के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आता है। वह फ़ोन उठाकर बातें करने लगती है। तभी सामने से कोई कुछ ऐसा कहता है कि उसकी बात सुनकर अमृता के पैर लड़खड़ा जाते हैं। फिर वह खुद को संभालते हुए साइड में चली जाती है। वह सामने वाले की बात सुनकर बोलती है, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा, क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे। फिर सामने से वह इंसान कुछ बोलता है। उसकी बात सुनकर अमृता बोली, नहीं नहीं प्लीज़ तुम ऐसा कुछ मत करना, मैं आ रही हूँ वहाँ, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी, लेकिन प्लीज़ तुम ऐसा कुछ मत करना। रश्मि, प्रिया और डॉक्टर दीपक अमृता को ही देखे जा रहे थे। वह सब उनके चेहरे को बदलते भाव को देख रहे थे। अमृता ने फ़ोन रखा और हॉस्पिटल से बाहर की ओर भाग गई। रश्मि, प्रिया और डॉक्टर दीपक भी उनके पीछे गए, लेकिन जब तक वह वहाँ पहुँचे अमृता टैक्सी लेकर वहाँ से चली गई थी। रश्मि ने भी एक टैक्सी रोकी और डॉक्टर दीपक से अमृता की माँ का ध्यान रखने का बोलकर टैक्सी वाले से अमृता की टैक्सी का पीछा करने के लिए बोली। उसे अमृता की फ़िक्र होने लगी थी, क्योंकि उसे पता था कि अमृता उसे ऐसे बताए बिना कहीं नहीं जाती और अमृता फ़ोन पर भी कुछ परेशान लग रही थी। रश्मि सोचे जा रही थी, ना जाने अब कौन सी मुसीबत आ गई अमृता की ज़िंदगी में। पता नहीं किसका फ़ोन आया होगा जो अमृता इतना परेशान हो गई। कुछ देर पहले अमृता इतनी खुश नज़र आ रही थी, फिर अचानक एक फ़ोन पर अमृता इतना परेशान क्यों हो गई कि वह किसी को बताए बिना ही वहाँ से चली गई। यह जानने के लिए पढ़िए कहानी का अगला भाग। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप लोगों से इस कहानी का कोई भी भाग छूट गया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।